मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करें। पिछली दो चर्चाओं में हमने व्यवहारवाद के बारे में विचार किया था कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। मतलब जैसा पूरी दुनिया में परिवर्तन का दौर आया, विज्ञान के विकास के कारण विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने लगे, तो राजनीति शास्त्र के लिए भी यह संभव नहीं था कि वह परंपरागत पद्धति से ही विषय का अध्ययन करे। तो युवकों के मन में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक पद्धति को राजनीति शास्त्र में क्रियान्वित किया गया और विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में व्यवहारवाद बहुत अधिक प्रयुक्त होने लगा और व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसने व्यवहारवाद का उपयोग किया। लेकिन इसका परिणाम यह निकला कि राजनीति विज्ञान में इतना ज्यादा विज्ञान का प्रयोग होने लगा, इतना अधिक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग राजनीतिक विषयों पर अध्ययन करने के लिए किया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान से राजनीति खत्म हो गया, विज्ञान रह गया। राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के कारण राजनीति खत्म हो गई, विज्ञान केवल रह गया। यह घटना है 1950 से 70 के बीच। स्थिति यह हुई कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विभिन्न प्रोफेसर्स थे, जो चिंतक थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके मन में स्वयं इस व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के प्रति एक प्रतिक्रिया फिर से हुई। क्योंकि जिस व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति के द्वारा राजनीति का अध्ययन किया जाने लगा था, वह अति विज्ञान हो गया था। विज्ञान ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग भी होना चाहिए, लेकिन जैसा अभी मैंने कहा कि राजनीति विज्ञान से राजनीति खत्म हो गई और विज्ञान केवल रह गया, तो फिर अध्ययन का क्या अर्थ रहा? अध्ययन की सार्थकता तो तभी होगी, या किसी अध्ययन पद्धति को हम अच्छी तरह से स्वीकार कर सकेंगे जब विषय पर हम केंद्रित रहें, न कि केवल विज्ञान पर केंद्रित हो जाए। तो अति विज्ञान हो गया। दूसरी चीज, मूल्यों की उपेक्षा हो गई। एक महत्वपूर्ण चीज है कि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, ये सामाजिक विज्ञान सभी मनुष्यों के ही व्यक्तित्व के विविध पक्षों का अध्ययन करते हैं, और जब मनुष्य का जीवन है वह मूल्यों पर आधारित होता है, और जब आप मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं, मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देंगे, तो फिर आपका अध्ययन क्या रहेगा? आप मनुष्य का अध्ययन नहीं करेंगे, फिर यंत्रों का, मशीनों का अध्ययन करेंगे। तो इतना अधिक भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कि मूल्य पूरी तरह से खत्म हो जाए। मूल्य के प्रति तटस्थता हो सकती है, लेकिन मूल्य को पूरी तरह से उपेक्षित करके आप अध्ययन नहीं कर सकते। तो मूल्यों की उपेक्षा बहुत ज्यादा होने लगी। इसके अलावा अप्रासंगिकता, सामने जो समस्या है उस समस्या के संदर्भ में यदि आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन सार्थक होगा। लेकिन आप यदि ऐसी चीजों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं जिसका समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में, मानवता के लिए कोई महत्व ही ना हो, तो ऐसे अध्ययन का क्या अर्थ है? आपके सामने दुनिया में तानाशाही शासन व्यवस्थाएं बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया के विभिन्न देशों में तानाशाही व्यवस्थाएं आ गई। आप तानाशाही व्यवस्था को छोड़ करके किसी अन्य चीज का यदि आप अध्ययन करने लगे, तो आपके अध्ययन की प्रासंगिकता क्या होगी? तो अध्ययन को प्रासंगिक होना चाहिए। तत्कालीन समय में समाज के सामने जो समस्याएं हैं या जो समस्याएं आ सकती हैं, उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। समाज को कुछ संदेश देना चाहिए कि ये समस्याएं आ सकती हैं, ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निजात इस प्रकार से पाया जा सकता है।
लेकिन यदि आप ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे जो प्रासंगिक ही न हो, जो संदर्भित ही न हो, तो आपके अध्ययन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। फिर केवल ज्ञान, व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम यह निकला कि केवल ज्ञानार्जन के लिए राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन करने लगे। अरे भाई, आप ज्ञान अर्जित करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके द्वारा अर्जित ज्ञान का समाज के लिए यदि कोई उपयोग न हो तो आपका अध्ययन बेकार है, आपका ज्ञान बेकार है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान होने के नाते आपका भी समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण दायित्व है। आप पर एक गुरुतर भार है कि आप सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो समाज के हित के लिए आपको काम करना चाहिए। आपके ज्ञान से समाज को लाभ मिलना चाहिए। केवल ज्ञानार्जन का अध्ययन करना कोई औचित्य नहीं। और समाज के प्रति उदासीनता, समाज में जो अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं के प्रति व्यवहारवादी क्रांति ने पूरी तरह से उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया। पूरी तरह से उदासीन रहते हुए इसने विषय का अध्ययन जारी रखा। जबकि उस जमाने में 50 से 70 के बीच में पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। जैसे विकासशील देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध क्रांतियां हुई और अनेक देशों ने तानाशाही व्यवस्था को स्वीकार किया या जबरदस्ती तानाशाही शासन व्यवस्थाओं की स्थापना दुनिया के विभिन्न तृतीय विश्व के देशों में होने लगी। और आतंकवाद का भी जन्म हुआ। पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी। जनसंख्या विस्फोट हुआ कि दुनिया के विकासशील देशों में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि जनसंख्या विस्फोट ने राजनीतिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। और आणविक युद्ध, उसमें शीत युद्ध का जमाना आ चुका था। शीत युद्ध के अंतर्गत यह ऐसा महसूस होने लगा था कि कभी भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है और इस युद्ध में आणविक शस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो समस्याएं थी, उन समस्याओं पर केंद्रित होकर के यदि व्यवहारवादी विचारक, यदि व्यवहारवादी वैज्ञानिक अध्ययन करते तो उस अध्ययन की कोई सार्थकता हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने इस दृष्टि से पूरी तरह से उदासीन रहते हुए राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करना शुरू किया, जिसका समाज में या लोगों के लिए कोई उपयोग नहीं था। और वह भी वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। और इन्होंने केवल तकनीक पर जोर दिया। हम कुछ भी अध्ययन करें, टेक्नोलॉजी या तकनीक पर जोर देने लगे और तकनीक पर जोर देने के कारण पूरा मुख्य विषय जिस पर आपका अध्ययन स्थित है, केंद्रित है, वह विषय उपेक्षित होने लगा। इस बीच 1969 में 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में डेविड स्टर्न ने भाग लिया, अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भाग लिया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डेविड स्टर्न व्यवहारवादी क्रांति के इतने बड़े समर्थक थे, उन्हें डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और जो ट्रेंड चला रहा था, उस ट्रेंड के विरुद्ध उन्होंने अपने वक्तव्य में बातें कही। डेविड स्टर्न ने अध्यक्ष उद्बोधन करते हुए क्या कहा कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया मन में हुई। व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने ये बात आई। यद्यपि विभिन्न व्यवहारवादी वैज्ञानिक इस चीज को महसूस करने लगे थे कि हम विषय से परे हटते जा रहे हैं, हमारा अध्ययन प्रासंगिक नहीं हो रहा है, हम समाज के प्रति कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों की हम पूरी तरह से उपेक्षित दृष्टिकोण अपना रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का मंच इनको नहीं मिल रहा था। डेविड स्टर्न ने इन व्यवहारवादी वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को अध्यक्ष उद्बोधन में संबोधित किया, अभिव्यक्त किया। फिर प्रासंगिकता धर्म। डेविड स्टर्न ने कहा कि हम जिस किसी भी विषय का अध्ययन करें उसे प्रासंगिक होना चाहिए। समस्या के संदर्भ में जो समाज आज परेशान हो रहा है, जिन समस्याओं के कारण समाज आज व्यथित है,
समाज का विकास नहीं हो रहा है, समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली परिवर्तित होते जा रही है। हमारा अध्ययन प्रासंगिक होना चाहिए, समय की कसौटी पर कस करके उसे सामने आना चाहिए। लेकिन यदि हम एक ऐसे विषय का अध्ययन करते हैं जिसका समाज में, राज्य में कोई महत्व नहीं है, तो उस अध्ययन का भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा, राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से होना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से हम प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं उस तरह से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान जड़ पदार्थों का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान मनुष्यों का अध्ययन करता है। तो जब दोनों अलग अलग प्रकार की प्रकृति पर केंद्रित होते हुए अध्ययन करते हैं तो दोनों की अध्ययन पद्धति भी एक समान नहीं हो सकती। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की दृष्टि से होना चाहिए, लेकिन यांत्रिक अध्ययन नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान एक यंत्र की भांति काम करता है। उसके लिए जैसे कंप्यूटर में कहा जाता है ना, यदि कंप्यूटर में नो फिट कर दिया जाए तो नो NO का भी नो होगा और KNOW का भी नो होगा। दोनों का उच्चारण एक ही प्रकार का होगा। और यह संभव है कि कंप्यूटर जब उसको सामने लाए तो हम नो मतलब नहीं सोच रहे होंगे और वो KNOW ज्ञान, ये जानकारी या जानना, इस चीज के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करे। तो प्राकृतिक विज्ञान अलग चीज है, राजनीति विज्ञान अलग चीज है। दोनों की अध्ययन पद्धति अलग अलग होनी चाहिए। और मूल्यों की उपेक्षा, डेविड स्टर्न ने यह भी कहा कि हम जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो हम मनुष्यों का अध्ययन करेंगे, मनुष्यों के समाज का अध्ययन करेंगे, तो मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मूल्य के प्रति हम पूरी तरह से तटस्थ होकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। और इस प्रकार से डेविड स्टर्न ने 1969 के अपने इस भाषण में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात किया। तो जो राजनीतिक वैज्ञानिक व्यवहारवाद का सूत्रपात करने वाला था आधुनिक युग में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, उसी राजनीतिक वैज्ञानिक ने, उसी व्यवहारवादी वैज्ञानिक ने उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रतिपादन किया। देखिए, मतलब 1970 के बाद व्यवहारवाद में एक नया पृष्ठ जुड़ा जिसे उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी अति वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करना चाहता है। कौन कौन से संशोधन करना चाहता है, इसको देखें। मतलब उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं क्या है, जो विशेषताएं व्यवहारवाद में नहीं थी, ये कुछ चीजें उत्तर व्यवहारवाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्रविधि के पूर्व सार, प्रविधि टेक्नोलॉजी, सार सब्सटेंस। जब आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो विषय एक पॉइंट हुआ, और दूसरा टेक्नोलॉजी या प्रविधि, किस तरीके से आप अध्ययन कर रहे हैं। तो आपके लिए विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए या टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण होना चाहिए? आपके लिए विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है या अध्ययन पद्धति? व्यवहारवाद कहता था हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है, अध्ययन पद्धति है, विषय को छोड़िए। उत्तर व्यवहारवाद कहता है नहीं, प्रविधि के पूर्व सार, प्रविधि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जिस विषय का अध्ययन करेंगे उस विषय पर आप केंद्रित होते हुए अध्ययन करिए, तब जाकर के आप सही अध्ययन कर पाएंगे। यदि आप टेक्नोलॉजी के पीछे ही पड़े रहें और मूल विषय को आप उपेक्षित कर दें, उसका कोई मतलब नहीं होगा अध्ययन करने का। तो प्रविधि के पूर्व सार, विषय, जिस विषय पर आप अध्ययन करना चाहते हैं उस विषय पर ज्यादा फोकस रहिए। दूसरा है प्रासंगिकता। आप जो भी विषय का अध्ययन करेंगे प्रासंगिक होना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, मानवता के लिए उपयोगी होना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए, देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो आप प्रासंगिक विषय का अध्ययन करिए। ये नहीं कि आपके पास साधन है तो आप पहुंच गए किसी दूर दराज इलाके में बिल्कुल रिमोट कंट्रोल में, और रिमोट कंट्रोल में जाकर के जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं,
ऐसे लोगों के सामाजिक व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक चेतना का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके राजनीतिक चेतना के अध्ययन करने का अर्थ का मतलब क्या होगा? ज्यादा उपयोग नहीं है उसका। तो आपका अध्ययन प्रासंगिक होना चाहिए। आपके सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर आप ध्यान देकर के अध्ययन करना चाहिए। तीसरा, समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन होना चाहिए। अभी इसकी चर्चा हुई, समस्या, समाज में अनेक प्रकार की समस्या हमेशा बनी रहती है। एक समस्या का निराकरण करिए, दूसरी समस्या फिर सामने आ जाती है, फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, लगातार यह समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। तो आप जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों के संदर्भ में आपका अध्ययन होना चाहिए। तभी आपका अध्ययन सार्थक होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा। मूल्यों का महत्व, मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। मूल्य मनुष्य के जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। यही मूल्य मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग रखते हैं, उच्च रखते हैं। बिना मूल्यों के आप किसी भी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। मूल्यों का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इन्हीं मूल्यों के लिए भारत में 1947 के पहले हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया था, अपने प्राणों की आहुति देती थी मूल्यों के लिए। तो जो मूल्य हैं, ये मूल्य व्यक्ति को अन्य प्राणियों से पृथक और उच्च बनाते हैं। तो आप मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। मूल्यों पर पूरी तरह से निर्भर मत होइए, लेकिन मूल्यों को उपेक्षा भी मत कीजिए। जहां पर मूल्यों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर मूल्यों का भी सहारा लीजिए, मूल्यों का भी अध्ययन करिए और उसके आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचिए। फिर बुद्धिवादी अध्ययन होना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यांत्रिक अध्ययन मत करिए। केवल यंत्रवत आप सभी जगह काम करेंगे तो आपका अध्ययन कोई मतलब का नहीं होगा। तो आपको बुद्धिवादी अध्ययन करना चाहिए कि उससे आप अपने विवेक का अच्छी तरह से प्रयोग करिए, निष्कर्ष तक पहुंचिए, उन निष्कर्षों को समाज तक पहुंचाइए, समाज का भला हो। जिस समाज के आप अभिन्न अंग हैं, जिस समाज ने आज आपको इतने उच्च पद पर बिठाया है, उस समाज के प्रति आप अपने दायित्व को भी समझिए और उसके आधार पर आप अध्ययन करिए। और सार्थक अध्ययन होना चाहिए। आप जो भी निष्कर्ष निकालें, समाज के लिए उससे फायदा होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। तभी आपका अध्ययन सार्थक हो पाएगा, जब आपके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से समाज का भला होता हो, देश का भला होता हो। और यदि आप एक ऐसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अध्ययन करना है, अध्ययन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होगा। और आखिरी है राजनीतिक वैज्ञानिकों की समाज में भूमिका। राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, सामाजिक विज्ञान के अधीन आते हैं। जिस समाज ने उनको इतने उच्च पद पर बिठाया हो, उस समाज के प्रति भी राजनीतिक वैज्ञानिकों की भूमिका है। देश में अनेक प्रकार की समस्याएं सामने आती रहती हैं। कभी जनसंख्या विस्फोट होता है, तो कभी राजनीतिक असंतोष होता है, कभी लोकतांत्रिक सरकारें गड़बड़ा लड़खड़ा जाती हैं, कहीं पर लोकतांत्रिक सरकारों के विरुद्ध क्रांतियां होती हैं, विद्रोह होते हैं, असंतोष संबंधी अनेक प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। तो इन समस्याओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, समाज में किस प्रकार से सुधार किया जाए, समाज को किस दृष्टि से आगे लेकर चला जाए जिससे मानवता का कल्याण हो। तो 1970 के बाद इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और इस प्रकार से जो थोड़ा सा बीच के समय 1950 से 70 के बीच राजनीति विज्ञान जो थोड़ा सा लड़खड़ा गया था, पूरी तरह से विज्ञान बनने की टेर में उसने राजनीति को ही खत्म कर दिया था। आज 1970 के बाद इसमें आवश्यक संशोधन हुए हैं और इस प्रकार से आज राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग तो हो रहा है, लेकिन मूल्यों की भी सहायता ली जा रही है, प्रासंगिक चीजों का अध्ययन हो रहा है। तकनीक पर ज्यादा जोर देने के बजाय विषय पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के लिए एक नई अध्ययन पद्धति को इसमें जोड़ा गया है। यह है उत्तर व्यवहारवाद। आपको धन्यवाद।